Hello dear student, welcome to DS tutorial. Today we are going to cover these topics, जिसमें से ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल, डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीसरा जो पॉइंट है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सबसे पहला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक एक करके पॉइंट्स को समझेंगे। जितने भी पॉइंट्स हैं एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे पहली चीज है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल का मतलब क्या होता है? तो ऐसे मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज, उनका जो सेंटर होता है वो सेम पॉइंट पे आता है। अब सेम पॉइंट के आने की वजह से उनके जो डायपोल मोमेंट्स बनते हैं वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। कैसे? आप थोड़ा सा समझिए। अब जैसे माना कि ये है माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू, और ये है इनका सेंटर। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज का जो सेंटर है वो दोनों ही का कॉमन है ना। माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो सेंटर है वो कॉमन है। तो इसकी वजह से अगर ये बीच में जो दूरी है 2a, तो इसका आधा a और ये भी आधा a। तो अगर इस पॉइंट पे अगर हम डायपोल मोमेंट देखें इधर वाले पॉइंट का, तो माइनस का q इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का QA। अगर इधर से अगर देखते हैं तो q इंटू ए यानी कि प्लस का QA, सॉरी प्लस का QA। तो जब हम नेट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, नेट डायपोल मोमेंट की बात करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? माइनस का QA प्लस का QA आपस में कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा? जीरो। ये ज्यादातर एलिमेंट के साथ है। ठीक है, ज्यादातर जो है कंपाउंड्स के साथ, सॉरी एलिमेंट, ज्यादातर कंपाउंड्स के साथ है। लेकिन किसी किसी कंपाउंड में ये माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज है इनका जो सेंटर है वो एक जगह पे नहीं आता, डिफरेंट जगहों पे आता है। मतलब ये जो कोइंसाइड कर दिया, सेम प्लेस पे आ रहा था, वो सेम प्लेस पे नहीं आता है ना। अब जब सेम प्लेस पे नहीं आता तो ये नेट डायपोल मोमेंट जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब नेट डायपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा? तो नेट डायपोल मोमेंट जब नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो कहने का मतलब वो जो कंपाउंड है उसको क्या बोलेंगे? पोलर कंपाउंड बोलेंगे। अब पोलर कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, वाटर होता है ना। वाटर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है उसे पोलराइज करने के लिए, है ना। विदाउट इरिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होता है? हमेशा पोलराइज्ड होता है ना। उसके जो H प्लस ओ H माइनस आयंस है हमेशा पोलराइज्ड ही होते हैं। तो यहाँ पे वाटर पोलराइजिंग कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि आप बता सकते हो कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो है उसका सेंटर जो है एक ही जगह पे नहीं आता, जिसके वजह से क्या होता है? वो पोलर कंपाउंड हो जाता है। ठीक है भाई, तो यही है फिजिकल सिग्निफिकेंस जो कि बताना था आप लोगों को, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे। हालांकि ये दिमाग में रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट को पोलराइज कर सकते हैं। किसके वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करके हम उसे क्या कर सकते हैं? पोलराइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसे हम पोलराइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि वाटर, है ना। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये पहले से ही पोलराइज्ड है। ठीक है, अगला ये न्यूमेरिकल है, इसको हम देखते हैं। आप थोड़ा सा देखिए इस चीज को। यहाँ पे एनसीईआरटी का ही एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम एंड प्लस का 10 माइक्रोकूलम। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये -10 माइक्रोकूलम है, ये +10 माइक्रोकूलम है। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 5 mm, है ना। और हमें इसका इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जो है किस पॉइंट पे बताना है? P पे बताना है, जो कि इसके सेंटर से कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर दूर है ना। तो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। सबसे पहला नंबर आपको पता है कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालें, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालें और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकालें, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को
के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट टी पे, ठीक है, यानी कि घटा के सिंपली। और यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे हम लोग उस तरीके से भी जा सकते हैं, और या एक सिंपल तरीका है क्या कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकल आएगा। कौन सा फार्मूला आपको बताया था, याद होना चाहिए, E इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, याद आ रहा है कुछ, और साथ में p का क्या, तो इस तरीके से था फार्मूला। सॉरी, यहाँ पे p मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट। p मतलब क्या है भाई, डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट कैसे निकलता है, तो p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। p इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a। अब यहाँ पे p की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो की मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। और 2a, a का मतलब क्या है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, 2a का मतलब यही तो है, 2a की पूरी वैल्यू यहां से यहां तक, तो ये कितना है 5 mm, 5 mm का मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3। तो अगर इस चीज को हम सॉल्व करें तो 10 5 जा 50, और 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -9। तो ये क्या हम इसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -8। अब उसके बाद देखते हैं कूलम मीटर, यही तो आएगा, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। तो ये हमारी पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आराम से देखिए, समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ई की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे हमें सारी चीजें पता है। अब क्या है, सॉरी, 2 इंटू पी की वैल्यू है हमारा 5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है बताइए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये याद रखिएगा, ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, और फिर क्या अपॉन में आर क्यूब, तो आर क्यूब, एक मिनट देख ले, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। अब आर की डिस्टेंस, आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर की वैल्यू होती है इस सेंटर से लेके और जहां पे निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही तो है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 की पावर -2, और इसका क्यूब कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 5 ये कितना होता है 10, 10 इंटू 9 कितना होता है 90, इंटू 10 की पावर प्लस का 9 और 10 की पावर माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 1। अच्छा, अपान में क्या आ जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी कि क्या हो जाएगा 15625, करके देख लेना भाई आप लोग, यही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 6। अब 10 की पावर माइनस का 6 आ गया, उसके बाद क्या होगा, इस चीज को देखिए 900 और अपॉन में 15625 इंटू, ये माइनस का 6 है, ऊपर चला जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूं, आप लोग देख लेना। 2.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, तो ठीक है जी, ये आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। अच्छा, दूसरा वाला केस इसमें कैसे बन सकता है, तो दूसरा वाला केस इक्वेटोरियल पॉइंट पे रख देगा पी को, और कहेगा कि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइए, बताइए। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ वो कैसे निकालना। ये हटाई देते हैं।
ये कुछ ऐसे है। फिफ्टीन सेंटीमीटर दूर सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट पी है, जहां पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। तो ये चीज तो आपको याद ही होगा किस तरीके से करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे? अब इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से? ये वाला। देखिए जैसे इसका आया, ये एक हमारी फोर्स थी, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्जेज। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेज, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से, थोड़ा सा हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं बनाया, देख लेते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। माइनस प्लस सही है, हाँ थोड़ा सा उल्टा बना दिया, सॉरी। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं मैच कर रहा। अब यहाँ पे देख लेना है आपको कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ये है ना, और नेगेटिव चार्ज की तरफ ऐसे आएगा। तो जब नेगेटिव चार्ज की तरफ इधर की तरफ आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ऐसे जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे, इसका वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे और वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, सम अप हो रहे हैं। दूसरा नंबर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट किधर से किधर की तरफ चलता है? माइनस से प्लस, यानी कि डायपोल मोमेंट किधर से किधर चलेगा? इधर की तरफ। और जो ये रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है वो किधर की तरफ चल रहा है? इधर की तरफ, है ना। तो यानी कि डायरेक्शन पूरा चेंज है, इसीलिए माइनस आता है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके का मतलब कैसे? तो वो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस का 10 माइक्रोकूलम, दोनों को निकालने अलग अलग। कैसे? तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे अब मान लीजिए ये r है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, ये 2.5 है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 15 का स्क्वायर, अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे, ये वाली डिस्टेंस हमें निकल जाएगी, और इसी डिस्टेंस को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। लेकिन एक और तरीका है जिससे डायरेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाता है, तो सबसे बेस्ट वही फार्मूला मुझे लगता है, तो वही यूज करिए आप लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज गिवन बाय, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे किस तरीके से दे सकते हैं बताइए। तो उस केस में सबसे पहली चीज जो है ध्यान से देखना है, आपको एक फार्मूला बताया गया है, क्या कैसे? तो होता है माइनस का 2p/4πε0 r³, बस माइनस लग जाता है और कुछ नहीं। उस फार्मूले जो पिछला वाला फार्मूला था उसमें माइनस लगा दीजिए, बस ये किसका बन जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो इधर पी क्या पाएगा, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस चीज का कोई खास मतलब नहीं। तो अब फिर P निकालेंगे, तो P इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपको बता रखा है, P इक्वल टू Q इंटू 2a, है ना। तो सेम वही चीज, Q का मतलब क्या है? 10 इंटू 10 की पावर -6, 2a की जगह पे हमें पता है 5 इंटू 10 की पावर -3, है ना। mm में था, मीटर में बदल लिया। फिर अब ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5 और ये इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3, तो यानी कि 10 की पावर -5 हो गया। अब 5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -8 कूलम मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पी की जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे पुट कर देंगे, हमें सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई।
तो ये आ जाएगा माइनस का 2 इंटू पी की जगह पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 की वैल्यू अभी पता था आपको 9 इंटू 10 की पावर 9 और यहाँ पे जो आर क्यूब की वैल्यू है आर मतलब क्या वही 15 तो यानी कि 15 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। ठीक है भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ या तो कहिए मैं यहाँ कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज क्या आने वाली है, ई की वैल्यू क्या आने वाली है, ई की वैल्यू आने वाली है 2 5 या 10 है ना, और यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 9 यानी कि प्लस का 1 यानी कि 10 की पावर 1। अब 2 5 या 10, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 5 या 10 इंटू 10 इंटू 9 यही तो बचेगा। और माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे बचेगा 15625 और ये आ जाएगा हमारा इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 900 और अपॉन में 15625 इंटू 10 की पावर -6। तो इसकी वैल्यू आ रही है, बताता हूँ 1.33 इंटू 10 की पावर 5, 1.33 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो यही है। ठीक है, इस चीज को देखिए आप लोग। उसके बाद अगली चीज मैं बताता हूँ टार्क वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता। अरे सॉरी, एक गलती हो गई, ये माइनस का 2p नहीं होता, माइनस का p होता है। ठीक है, तो माइनस का p होगा, तो यानी कि 2 घटाते चले जाइए, ये 5 हो जाएगा और ये 450। ठीक है, अब सही, एक ब्लंडर हो रहा था वो हम लोग भूल गए थे। 2 होता नहीं है, माइनस का 2p नहीं होता, माइनस का p अपन 4πε0r। सॉरी, इस चीज को देख लीजिए। यही कंसीडर ए परमानेंट डायपोल। अच्छा, अब यहाँ पे परमानेंट डायपोल की जब हम बात करते हैं तो परमानेंट डायपोल का मतलब क्या है? परमानेंट डायपोल का मतलब ये है कि इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है इस चीज को पोलराइज करने के लिए, ये पहले से ही परमानेंट डायपोल है। परमानेंट डायपोल का मतलब क्या है कि इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, याद रहेगा आप लोगों को। अब ये क्या है, अब परमानेंट डायपोल है तो उस केस में नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स का मतलब क्या है, अगर फोर्स इक्वल टू देखा जाए तो, अच्छा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कॉन्सेप्ट आया था, क्या आया था भाई, तो क्यू ई इक्वल टू एफ, याद आ रहा होगा, या ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, जिसमें क्या बताया गया था, क्यू टेंड्स टू 0, टेस्ट चार्ज को हम बहुत मिनिमम कर रहे थे, याद आ रहा होगा। तो यहीं से आया क्यूई। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, अगर हम बात करें, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, माइनस का क्यूई, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, प्लस का क्यूई। तो अगर हम नेट फोर्स की बात करें सॉरी, नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स तो 0 होने वाला। नेट फोर्स तो यहाँ पे माइनस का क्यूई प्लस का क्यूई आपस में कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर जब नेट फोर्स की बात कर रहे हैं तो साथ में एक और चीज की बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपोजिट नेचर के फोर्स है। अब आपको एक चीज याद आनी चाहिए, कपल एक क्या होता है, कुछ इस तरीके का, है ना। अगर मान लीजिए कि ये 2a डिस्टेंस है, थोड़ा सा अभी आपको याद आएगा, 2a डिस्टेंस है, ये प्लस का एफ है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये माइनस का एफ है ना। तो इस केस में कपल अगर हम निकालने के लिए आपको बोले तो क्या लिख सकते हो, एफ इंटू 2 है। ठीक है, अगर इधर से देखेंगे तो माइनस का एफ इंटू 2 है। तो बेसिकली मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो एक लकड़ी का ये लट्ठा है, दैट इज द बैटन ऑफ वुड। अब बैटन है और यहाँ पे हमारा मार्कर है जो कि ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और यहाँ पे एक और मार्कर है, मैं ले लेता हूं, एक और मार्कर है। ठीक है भाई, देखना थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब ये बैटन है, बीच में ये 2 मार्कर है। अब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है और ये नीचे की तरफ फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है।
तो इस केस में ये बटन क्या करेगा, घूम जाएगा। और घूमना, जो रोटेट करने की जो टेंडेंसी है ना, उसी चीज को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इज बेसिकली क्या, टॉर्क इज बेसिकली फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां पे हम क्या देख रहे हैं, अब माइनस का है तो माइनस यानी कि नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा इस तरीके से, और ये प्लस का है तो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रही है। तो माइनस का क्यूई नीचे की तरफ, प्लस का क्यूई ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, टॉर्क, है ना। समझ में आ रही होगी बात, बहुत सारी चीजें उसमें अंग्रेजी में लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन बेसिकली बताया यही है। तो इस चीज को समझना है, माइनस का क्यूई है कि यानी कि फोर्स इसका क्या कर रहा है, नीचे दबा रहा है, प्लस का क्यूई यानी कि फोर्स ऊपर दबा रहा है। तो इस केस में एक रोटेटिंग इफेक्ट आएगा कि नहीं, उसी चीज को टॉर्क बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि टॉर्क क्या होगा, ठीक है जी, तो टॉर्क को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। अब टाउ इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है कि फोर्स जो है क्यूई है, और ये जो थोड़ा सा अगर हम देखें तो क्या लग रहा है, एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेन और गोइंग आउटवर्ड या गोइंग बाहर की तरफ ठीक है, बाहर की तरफ, यानी कि पेपर पे अगर हम देखें तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अगर कोई ये पेपर है तो इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट को किससे दिखाते हैं, साइन थीटा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है, यहाँ पे थीटा लगता है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस आएगा और वर्टिकल के साथ साइन आता है। तो यही केस आ गया है, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, 2a। तो क्या लिखेंगे, इंटू 2a साइन थीटा। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, 2a q e साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा एक चीज, हालांकि आप लोग 12th में हो तो ये चीज पता होनी चाहिए, मैंने बता भी रखी है अपने बच्चों को जो अपने कोचिंग में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि जब ये साइन थीटा की बात करता है तो साइन थीटा मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि 2a इंटू क्यू इक्वल टू क्या होता है, p, यानी कि डायपोल मोमेंट, और ये क्या है, e साइन थीटा, यानी कि p क्रॉस ई लिख देंगे, तो p क्रॉस ई मतलब p साइन थीटा ही होता है। तो टाउ इक्वल टू p क्रॉस ई, इस तरीके से ये जो एक्सप्रेशन आता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, इसको आप पहले ध्यान से लिख लीजिए, है ना, फिर बताते हैं। अब अगली चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो रोल आता है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है। जब हम चार्ज को एक बड़े स्तर पे समझने जा रहे हों, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को एक बड़े लेवल पे समझने जा रहे हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम चार्ज को क्वांटाइज्ड कंडीशन में देखते हैं ना, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम ऐसे। लेकिन जब हम ये मानते हैं कि चार्ज एक डिस्क्रीट एंटिटी है ना, टुकड़ों में आती है, लेकिन जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने जाते हैं तो उस समय हम कंटिन्यूअस चार्ज की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला नंबर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कि सबसे पहला जो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मोटी मोटी बात इसमें आपको दिमाग में रखना है, किस चीज से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा। किसी से इंडिकेट करते हैं भाई, सिग्मा। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, सिग्मा का मतलब मैं यही बोल रहा हूं कि ऐसे मान लीजिए कोई सरफेस, ठीक है, अब किसी, ये डेल्टा है मान, है ना, तो यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एस। लेकिन अगर इस पूरे सरफेस की बात करना हो
तो ये जितना, अगर इसको हमने डेल्टा एस माना हुआ तो ये सारे के सारे जो है डेल्टा एस के मतलब गुणांक में होंगे, मल्टीपल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट लगा दें इस तरीके से, सिग्मा इक्वल टू ये समेशन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया ऑल डेल्टा एस, तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन एस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा जो है ऑल डेल्टा एस मतलब पूरा सरफेस को ले लिया पूरा, यानी कि ये क्या है एस। तो इस तरीके से तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में एस, है ना, डेल्टा क्यू क्यू बन जाएगा और डेल्टा एस एस बन जाएगा। तो यहां से जो यूनिट आती है इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब एरिया की बात करते हैं तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। उसी तरीके से जो अगला है, अभी हमने सरफेस देखा, ठीक है। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किसी से डिनोट करते हैं लैम्डा, किसी से लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा है, ठीक है। और फिर लास्ट में इस चीज को अगर हम देखेंगे तो फिर क्यू अपॉन एल हो जाएगा, और यूनिट क्या होगी इस चीज की, तो यूनिट होती है बेटा कूलम पर मीटर, ठीक है। फिर अगली बात जो आती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आती है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही लग रहा होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा क्यू अपॉन क्या होता है डेल्टा बी, तो डेल्टा बी मतलब कूलम पर वॉल्यूम। अब कूलम पर वॉल्यूम यानी कि कूलम पर मीटर क्यूब, या हम यूनिट यहाँ पे ही लिख देते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये रही आज की क्लास जिसमें आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं। ध्यान से पढ़िए, फिजिक्स एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है जिसमें आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तभी मजा आएगा, है ना। अगर आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 फिजिक्स देखिए, उसमें सारी चीजें एक एक वीडियो को देखिए, फिर जाके इन सारी चीजों को पढ़िए, तब और मजा आएगा, तब आप इन चीजों को जोड़ पाएंगे, तब और आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट अस, एनेबल अस टू वर्क इन मच पैशनेट वे। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेटेड रखिए। थैंक यू वेरी मच अगेन।